everyone and welcome back to my channel. Let's start with our next topic, which is centralization and decentralization. Now moving toward the next topic, which is centralization and decentralization. Centralization of authority at top level of organization. तो centralization और decentralization क्या है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटर ऑफ पॉइंट है और ये एक सर्किल है. सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जितनी भी अथॉरिटी हैं, पावर्स हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, वो सारी हमें सेंट्रलाइज हो गई हैं मिडिल पे. दिस इज सेंट्रलाइजेशन. मतलब मिडिल लेवल पे कौन होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजंस जो है टॉप लेवल लेता है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं टूवर्ड टॉप लेवल. और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जब इस सेंटर पॉइंट से जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो आउटवर्ड फ्लो होने लगे. इसका मतलब क्या है, हम अथॉरिटीज़ को सेंटर से जो है लोअर लेवल तक हम फ्लो करवा रहे हैं. इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब डिसेंट्रलाइज हो रहा है. तो जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इंक्रीज होने लगे, इसका मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसेंट्रलाइज होते जा रहा है. और जब भी रोल ऑफ सबऑर्डिनेट कम होने लगे, उसका मतलब कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अब सेंट्रलाइज होते जा रहा है. तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी टॉप लेवल पे हो, उसका मतलब क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंट्रलाइज्ड है. अब सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, उनको हम देख लेते हैं. फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल लीडरशिप. तो सेंट्रलाइजेशन होने के वजह से पर्सनल लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है. पर्सनल लीडरशिप मतलब जो भी ऑर्डर एक लीडर देगा वही ऑर्डर जो है सबऑर्डिनेट को फॉलो करने पड़ेंगे. सेकेंड इज इट फैसिलिटेट इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स. तो जब भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंट्रलाइज हो जाता है, तो हम सबके एफर्ट्स को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं. थर्ड वन इज क्विक डिसीजंस आर पॉसिबल, हैंस एमरजेंसीज कैन बी हैंडल्ड वेरी इजली. तो सेंट्रलाइज है, इसका मतलब एक ही लीडर है जो कि सारे के सारे एक्शंस लेगा. तो इसका मतलब जो डिसीजन मेकिंग है वो कम टाइम में जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मतलब हम डिसीजन जो है यहाँ पे कम टाइम में ले सकते हैं और बहुत इजी वे में. अगर कोई भी इमरजेंसी आती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस एमरजेंसी को भी हम बहुत ही ईजी वे में हैंडल कर सकते हैं. फोर्थ इज इट मेक्स कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल ईजियर इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन और कंट्रोल इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन है जो सारे के सारे डिसीजन ले रहा है. तो कम्युनिकेशन में भी यहाँ पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि जो भी कमांड्स एक इंडिविजुअल ने दिए हैं वही आगे तक फॉलो होंगे. इस वे में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ईजिली कंट्रोल करके रख सकते हैं. फिफ्थ इज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ एफर्ट बाय अवॉइडिंग डुप्लीकेशन. तो वेस्टेज ऑफ एफर्ट भी यहाँ पे कम हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि सारे कमांड्स और एक्शंस जो है वो एक ही पर्सन यहाँ पे दे रहा है. तो अलग अलग डिपार्टमेंट पे एक जैसे काम होने के चांसेस जो है यहाँ पे कम हो जाएंगे. दैट इज़ जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो भी हमारा कम हो जाएगा. सिक्स्थ इज देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड दस कोऑर्डिनेशन कैन बी अचीव्ड ईजिली. तो यहाँ पे क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर में जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन आ जाएगी. यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन मतलब कि यहाँ पे सबको मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसका क्या काम है और कब उनको अपने एक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, कब अपने वर्क को कंप्लीट करना है. इसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन भी इजीली हम अचीव कर सकते हैं और प्लस हर एक इंडिविजुअल के एक्शन में भी हम यूनिफॉर्मिटी को लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके के डुप्लीकेशन या मिसकम्युनिकेशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिसएडवांटेज. तो ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन. ऑफ सेंट्रलाइजेशन. अब देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होंगे. तो फर्स्ट वन इज इट इज़ सूटेबल ओनली फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन. तो सेंट्रलाइजेशन है वो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ जो है वो छोटा है, मतलब कि एक ही सिटी में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है. फॉर एग्जांपल से कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन केवल रायबरेली में है,
तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। मतलब कि जो भी अथॉरिटी, पावर और डिसीजन मेकिंग पावर है वो केवल और केवल हमारे टॉप लेवल के इंडिविजुअल के पास ही सीमित है। तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा है तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और वहीं अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस केस में सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। सेकेंड इज एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी बिकम्स डिमोटिवेटिंग फैक्टर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। तो अगर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सारे के सारे डिसीजन जो है वो टॉप लेवल ही ले रहा है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल का ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में काम ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगेंगे कि जो काम बताया जाता है वही करना है, हमारी तो वहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। तो ऐसी फीलिंग एम्प्लॉयज़ के अंदर आने लगती हैं। तो ये एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर भी हो सकता है अगर हमने बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कर लिया है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो थर्ड इज इट टेंड्स टू रिजल्ट इन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल विच इज़ इंजूरियस इन मैनी केस। तो इसके वजह से जो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी आ सकती है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, सारे के सारे डिसीजन जो है वो केवल एक लीडर ऑर्गेनाइजेशन में लेता है और बाकी के जो लोग हैं सबऑर्डिनेट्स है वो उसके फॉलोअर्स ही बने रहते हैं। तो ये कई केसेस में जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही नुकसान देने वाली चीज़ भी हो सकती है, बहुत ही इंजूरियस इन नेचर भी हो सकता है। फोर्थ इज देयर इज लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर एज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग स्किल और उनका कॉन्फिडेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने का वो कम होते जाएगा। तो अल्टीमेटली हम डेवलपमेंट ना करा के अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे डिमोटिवेट भी कर रहे हैं और प्लस एक हिंड्रेंस भी वहाँ पे आ रही है उनके डेवलपमेंट में। उनके डिसीजन मेकिंग स्किल जो है धीरे धीरे पूरी तरह रस्ट ऑन होती जाएगी, मतलब उनके इस स्किल में जंग लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो डिसीजन मेकिंग स्किल के वजह से जो कॉन्फिडेंस हमारे एम्प्लॉयज़ में आता है, जो उनका डेवलपमेंट होता है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक का, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट का रोल को इंक्रीज़ कर दें तो हम, इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज करते जा रहे हैं। इसका मतलब कि हम पावर्स को लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करना हम स्टार्ट कर देते हैं। सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, सिस्टमैटिक मतलब मैनेजर को कुछ पावर दी, असिस्टेंट मैनेजर को कुछ पावर्स दी, फर्दर एम्प्लॉयज़ को कुछ पावर दी और वर्कर को हमने कुछ पावर दे दी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के, फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ वर्कलोड ऑफ हायर मैनेजमेंट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हायर मैनेजमेंट के वर्कलोड को धीरे धीरे हम कम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे काम जो है हाई लेवल मैनेजमेंट नहीं करता है, वो दूसरों से अपने काम करवाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें अथॉरिटी भी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। तो सेकेंड इज क्विक डिसीजन मेकिंग। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो है डिसीजन मेकिंग क्विक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कोई मशीन ख़राब हो गई तो लोअर लेवल के सुपरवाइज़र ने ही मैकेनिक को बुला के उसको ठीक करवा लिया। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड होता तो वो क्या करता है, एक लेटर लिखता, फिर वो हर एक लेवल पे पास होता है, टॉप लेवल तक जाता, वो कोई डिसीजन लेता, फिर नीचे तक पास करते और तब जाके एक डिसीजन को हम इम्प्लीमेंट कर पाते। तो इससे क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग का टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता। थर्ड इज़ बेटर कोऑर्डिनेशन। तो अच्छा कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होता है ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने अपने अथॉरिटीज़ को अगर हमने फर्दर हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। तो फोर्थ इज़ डेवलपिंग इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। तो हर एक सबऑर्डिनेट के अंदर जो है इनिशिएटिव होना, मतलब कि खुद से सोचना, विचार करना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर और कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में सोचना। तो हर एक एम्प्लॉय अपने स्तर पर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करता है कि क्या कुछ और हम अच्छा कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज, फिफ्थ वन इज डेवलपिंग मैनेजरियल टैलेंट। तो इसके वजह से क्या होगा, मैनेजरियल टैलेंट इंक्रीज होगा। मैनेजरियल टैलेंट का मतलब कि मैनेजर क्या करता है, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होता है, वो दूसरों से काम करवाना जानते हैं।
तो ये जो टैलेंट है वो धीरे धीरे हमारे सबऑर्डिनेट में भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, हम लोअर लेवल के एम्प्लॉय को फर्दर हम प्रमोशंस देते हैं और उनको टॉप लेवल तक लेके आते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम तभी तो लेके आ पाएंगे ना उनको कि जब उनके अंदर कुछ मैनेजरियल टैलेंट होगा। और मैनेजरियल टैलेंट कब आएगा, जब हम उनको कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जब वो डिसीजन लेना सीखेंगे तभी वो उनके अंदर मैनेजरियल टैलेंट भी डेवलप हो पाएगा। 6th वन इज़ टीम वर्क। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से इंडिविजुअल्स जो है टीम्स में काम करना सीखते हैं, टीम वर्क हम वहाँ पे एनहेंस करते हैं उनके अंदर। 7th इज़ बेटर कंट्रोल। तो अच्छा कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में आता है डिसेंट्रलाइजेशन के वजह से। अब देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है, तो डिसेंट्रलाइजेशन के डिसएडवांटेज तब आते हैं जब हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया है और हम अब डिसेंट्रलाइज करने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग को या फंक्शनिंग को अब हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस सामने आते हैं, जैसे फर्स्ट, इफ़ नॉट फॉलोड प्रॉपरली इट टेंड्स टू क्रिएट क्योर्स इन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल। अगर हमने बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन को, सारे डिसीजन जो है लोअर लेवल ही अपने सर पर ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक क्योटिक सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। हर एक एम्प्लॉय अपने हिसाब से काम करेगा, उन एम्प्लॉय को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा। सेकेंड इज इट टेंड्स टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ मेकिंग मोस्ट यूनिट ऑटोनोमस फॉर फैसिलिटीज़। अब कॉस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन की वहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल क्या है अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे डिसीजन लेगा, अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को करवाएगा। कई बार वो चीज़ें फेल होंगी, कई बार उसमें सक्सेस मिलेगा। तो इससे क्या है, अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही तो कॉस्ट जा रहा है। थर्ड इज गुड मैनेजर्स आर नीडेड अनलेस दीज मैनेजर्स आर अवेलेबल डिसेंट्रलाइजेशन कैन नॉट बी इफेक्टिव। डिसेंट्रलाइजेशन तभी इफेक्टिव होता है जब हमारे पास अच्छे मैनेजर्स हैं। अच्छे मैनेजर्स होने का मतलब जो करेक्ट टाइम पे, करेक्ट सिचुएशन पे करेक्ट डिसीजन ले सकता है और चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा सकता है। अगर हमारे पास गुड मैनेजर्स हैं तभी हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस्ड, स्किल्ड और गुड मैनेजर्स नहीं हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस सिचुएशन पे सेंट्रलाइज ही रखेंगे। द लास्ट वन इज़ इट रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। हर एक एम्प्लॉय के अंदर सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज एम्प्लॉयज़ अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे काम कराना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था आज के लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ा है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, और इसी के साथ हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने इन डिटेल हमने कंप्लीट किया है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।